आपने कभी सोचा है कि 90% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्मार्ट मनी है वो मार्केट के अंदर पैसे कहाँ पर लगाती है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को सही तरीके से समझ गए तो आपकी जो एंट्रीज है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम में लिया जाता है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, और आप भी ऑर्डर ब्लॉक को पहचान कर अपनी एंट्रीज को पहले से बेहतर कैसे बना सकते हो। देखिए, ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस सीखोगे कि कैसे प्राइजेक्शन परफेक्टली काम करता है। मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर ट्रेंड लाइन ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्योर प्राइजेक्शन बता रहा हूँ जो आपको हर चार्ट के अंदर हेल्प करेंगे आपकी ट्रेड फाइंड करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अभी तक आप कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आपको आपके मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे गलती है वो आप दोहराते जाओगे और आपका लॉस है वो होता जाएगा और आप भी उन 90% ट्रेडर्स में आओगे जो लॉस में है। तो अभी तक मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर स्टेज पे हो या फिर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये गलती कर रहे होंगे। या तो आपने यहाँ पर चार्ट के ऊपर ऐसे कोई भी रैंडम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली होगी और वहाँ पर आप ऐसे वेट कर रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पे थर्ड टैप करे, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, आपका टारगेट रहेगा ये वाला हाई और प्राइस आपके डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा जाता है और फिर आपका ऐसा लेवल कलेक्ट कर लिया जाता है। और या तो आपने ये गलती की होगी, अगर आप ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडर हो तो ये गलती आपने जरूर की होगी और उसके अंदर आपका एसएल है वो भी हिट हुआ होगा। या फिर आपने यहाँ पर चार्ट के अंदर कोई भी ऐसे रैंडम ईएमए लगा लिया होगा, जैसे 9 का, 15 का, 20 का, 200 का या 25 का। कोई भी रैंडम ईएमए आपने लगा लिया होगा और आपने सोचा होगा कि जैसे ही प्राइस आपके ईएमए को टैप करने के लिए आती है आप वहाँ पर अपनी एंट्री है उसको एग्जीक्यूट करोगे और ईएमए के नीचे का आप एसएल रखोगे और टारगेट रखोगे आप पूरा हाई तक का, और इस केस के अंदर भी आपका एसएल वो कलेक्ट हो गया होगा। ये गलती भी आपने की होगी। अगर ये दोनों ही गलती नहीं की होगी तो आपने ये गलती तो जरूर की होगी। आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया होगा एक सपोर्ट और आप वेट कर रहे होगे कि प्राइस है वो यहाँ पर आपके सपोर्ट के ऊपर आए। यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पर आपको अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपका ईएमए है वो भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा। सपोर्ट के नीचे का आपने एसएल रखा होगा, टारगेट रखा होगा हाई का, लेकिन इस केस के अंदर भी आपका स्टॉप लॉस है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। हुआ होगा आपके साथ। अगर ये भी नहीं हुआ होगा या फिर आप ऐसे वेट कर रहे होगे कि सपोर्ट टूटने के बाद मैं सेलिंग करूंगा, तो अगर ये भी की होगी आपने, तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ आपने यहाँ पे बीरिश कैंडल देखी, यहाँ पे सेलिंग के अंदर कूदे, ऐसा लगाया होगा यहाँ पे स्विंग हाई का एंड यहाँ पे टारगेट डाल दिया होगा पूरा लो तक का, लेकिन इस केस के अंदर भी आपका ऐसा लेवल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आप लाख कोशिशें कर रहे होंगे मार्केट के अंदर लेकिन फिर भी आपके ऐसे लेवल कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि आपको एक वैलिड एंट्री ढूंढना नहीं आ रहा है। और यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपके एसएल कलेक्ट होते हैं आपकी डायरेक्शन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आता है। और ये मोमेंटम आता कहाँ से है? तो प्राइस के अंदर एक ऐसा जोन रहता है या फिर एक ऐसा पीओआई होता है जिसको टैप करने के लिए प्राइस आती है और आपकी डायरेक्शन के अंदर फिर मोमेंटम आ जाता है और आप देखते रह जाते हो क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम वहाँ पे एसएल है वो दे दिए है। और जब आप मल्टीपल टाइम एसएल दे देते हो तो दोबारा आपकी एंट्री लेने की वहाँ पे हिम्मत नहीं होती है और आपकी आंखों के सामने 500,000 पॉइंट का मोमेंटम है वो आ जाता है। तो इनमें से आप कौन सी गलती कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बिगिनर स्टेज में मैं भी यही गलती कर रहा था। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे कि इस गलती को आपको सुधारना कैसे है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ होती है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की आपको सही कीमत पता है कि ये चीज़ इस कीमत के ऊपर खरीदना हमारे लिए वर्थ इट है, तो वो हमारे लिए सही रहता है और उसके अंदर नुकसान होने के चांसेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सप्लाई की, तो सप्लाई अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादा रहेगी यानी बेचने वाले लोग ज़्यादा है और खरीदने वाले लोग कम हैं, तो इस केस के अंदर आपने देखा होगा कि उस शेयर के भाव है वो गिर जाते हैं ऑटोमेटिकली। वहीं अगर मैं बात करूँ डिमांड की, तो अगर किसी भी चीज़ या फिर आप शेयर को एग्जांपल ले लो, तो अगर किसी भी शेयर को खरीदने वाले लोग ज़्यादा है और बेचने वाले लोग कम हैं, यानी सब लोग उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे कम है, तो इस केस के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो स्टॉक की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
तो अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए किस प्राइस के ऊपर खरीदना बेटर है। अगर आपने ज़्यादा प्राइस के ऊपर खरीद लिया उसको तो आपका नुकसान होना तय है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपको पता है मार्केट को कौन चलाता है? मार्केट को चलाता है बिग प्लेयर यानी इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी। जैसे एलआईसी फंड हो गया, बैंक्स हो गई, फंड मैनेजर हो गया, एफआईआईज, डीआईज। ये जो बड़ी कैपिटल वाले लोग हैं वो मार्केट को चलाते हैं। आप और हम जैसे लोग हैं वो मार्केट को नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि अपने पास कैपिटल लिमिटेड है। आपके पास 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 50 लाख होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये होगा कुछ लोगों के पास में। तो अपन 1 करोड़ रुपये से या 5 करोड़ रुपये से मार्केट को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और ना ही अपने अंदर इतनी पावर कि मार्केट को चला सके। क्योंकि इनको चलाने वाले होते हैं बड़े प्लेयर्स, और बड़े प्लेयर्स का अगर आपने गेम समझ लिया तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ईजी हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मार्केट को अगर अप साइड के अंदर मूवमेंट कराना है तो पहले लोगों को डाउन साइड के अंदर व्यू दिखाना पड़ेगा, यानी लोगों को पहले डाउन साइड के अंदर ट्रैप करना पड़ेगा, तब जाकर अप साइड के अंदर उनका मोमेंटम आएगा। और इस डाउन साइड के अंदर ट्रैप कौन होंगे? आप और हम जैसे रिटेल प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि अपने पास नॉलेज कम है, अपन उतना ज़्यादा, अपने पास कोई एनालिस्ट नहीं बैठा जो अपने को बता सके, या उनके जैसे अपने पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ना उनके जितना अपने पास पावर है, ना उतना ज़्यादा अपने पास उनके जैसी न्यूज़ है, ना उनके जैसी अपने पास कैपिटल है। तो अपन उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। तब जाकर अपन ट्रैप होते हैं, और तब जाकर अपना लॉस है वो मार्केट के अंदर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जोन होगा जिसको टैप करने के लिए प्राइस आता है, तब जाकर ये मोमेंटम आता है। फिर यहाँ पे भी ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जिसको टैप करने के लिए प्राइस आता है। लेकिन टैपिंग से पहले यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिरावट आती है वो आती है ट्रैपिंग के लिए। आपने इंडेक्स के अंदर देखा होगा कई कई बार ये गिरावट 10-10, 15-15 दिन तक आती है, और उस 15 दिन के दरमियान आपको डाउन ट्रेंड दिखाया जाता है कि प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और आप सेलिंग करते करते जाते हो। और फिर क्या होता है? अचानक से प्राइस के अंदर एक बड़ी बाइंग आ जाती है और आप देखते रह जाते हो। आपके सामने 1000-1000, 2-2000 पॉइंट का मोमेंटम है वो मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको राइट जगह नहीं पता कि कहाँ पर आपको घुसना है और कहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना है। तो बेसिकली आपने अप ट्रेंड के अंदर देखा होगा कि जितने भी पुल बैक वाली जगह है वहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है जानबूझकर, ताकि आप वहाँ पर बाइंग कर सको। यहाँ पर आपको जानबूझकर दिखाया जाता है, यहाँ पर एम पैटर्न, यहाँ पर डब्लू पैटर्न, यहाँ पे किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ऐसे करते करते आपको दिखाया जाता है कि प्राइस के अंदर ऐसा मोमेंटम है वो चल रहा है। आप उसके अंदर ट्रैप होते जाते हो और फिर जाके एक बड़ा मोमेंटम है वो आ जाता है और वो मोमेंटम आपसे मिस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लो, किसी भी स्टॉक या किसी भी पेयर का चार्ट उठा के देख लेना या फिर इंडेक्स का उठा के देख लेना, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाता है और फिर एक बड़ा मोमेंटम आता है। तो ये जितनी भी ट्रैपिंग होती है ये किस लिए होती है? तो ये ऑपरेटर्स के ऑर्डर फिल करने के लिए होती है, ताकि ऑपरेटर्स के ऑर्डर फिल हो सके। क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अगर ऑर्डर उनको बाइंग के लगाने हैं तो उनको एक बड़ी भीड़ को सेलिंग की तरफ बिठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सेलिंग की तरफ नहीं बिठाएंगे तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने 5000 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है तो 5000 करोड़ रुपए का सेलिंग करने वाला भी बंदा उसके पास होना चाहिए, तब उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपने पेनी स्टॉक के अंदर देखा होगा, आपने मान लो 1 लाख रुपए का पेनी स्टॉक, किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते टाइम पर आपने देखा होगा कि आपका ऑर्डर है वो स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं होता है। कई बार 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम लग जाता है और फिर भी जाकर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। कई बार फेल्ड भी हो जाता है ऑर्डर आपका, या फिर आपने 5 रुपये पे मान लो ऑर्डर डाला तो वो 6 रुपये, 7 रुपये पे एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि 5 रुपये के ऊपर वहाँ पर कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं था जो आपको सेलिंग करा सके। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैप होते हैं तब जाके इंस्टीट्यूशन का जो गेम है वो चल पाता है। यहाँ पर आप निफ्टी के चार्ट के अंदर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर देखोगे ये यहाँ से ये पूरा मोमेंटम आया है। यहाँ पर लोगों को जब ट्रैप किया गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो कितने दिन का टाइम लगा है। यहाँ पे करीबन 29 दिन का टाइम लगा है और 29 दिन के अंदर 1300 पॉइंट का फॉल आया है। वहीं आप इसका जहाँ से बाइंग आई है वो मोमेंटम देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 6 दिन के अंदर 1700 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है और ये तब जाकर मोमेंटम आया। यहाँ पे आप जैसे लोग हैं वो ट्रैप हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर देखो, आप ये वाली जगह देखो, यहाँ पर भी आप देख लो कि ये जो मोमेंटम आया है यहाँ पे 1200 पॉइंट का
इसके अंदर कितने दिन लगे हैं? तो इसके अंदर आप यहाँ से अगर आप मार्क करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको लगे हैं 7 दिन, नहीं 11 दिन। और इसी ऑर्डर के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि जो सेलिंग आ रही है इसके अंदर आपको लग गए यहाँ पर 16 दिन। तो 16 दिन के अंदर 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया है और यहाँ पर आप देखोगे 11 दिन के अंदर 1400-1500 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ये आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया गया है, तब जाकर एक मोमेंटम आया और तब जाकर आपको एक वैलिड पीओआई ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपको फाइंड होगा ऑर्डर ब्लॉक से। तो अब ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपके ऐसा लगा वो मार्केट पहले हिट करके फिर आपके डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है वो क्यों देता है। तो देखिए, मार्केट को चलाने के लिए चाहिए ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स फिल होंगे जब एक बड़ी भीड़ को अपने ऑर्डर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर बिठाएंगे तब। अब इस केस के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपके एसएल हिट होते हैं। तो देखो, जैसे मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ रही होगी और जैसे ही यहाँ पर कोई भी जोन आ गया होगा और वहाँ से फर्स्ट टैप के अंदर बाउंस देख लिया आपने, सेकंड टैप के अंदर बाउंस देख लिया, वैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, बार बार मार्केट यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो ये देखते हुए आपने यहाँ पर थर्ड टैप के अंदर एंट्री प्लान की होगी। तो जैसे ही थर्ड टैप के अंदर आपने एंट्री प्लान की होगी, मार्केट आपके डायरेक्शन के अंदर भी जाता है थोड़ा सा, लेकिन टारगेट आपका ऊपर रहता है, जिसकी वजह से आपका टारगेट हिट किए बिना ही आपका एसएल है वो ले लेता है। तो इस केस के अंदर आपने देखा कि सपोर्ट से आपने बाइंग की और थर्ड टैप के अंदर भी बाइंग की। जैसे कि अपने को सिखाया जाता है कि थर्ड टैप के अंदर बाइंग करनी है, तो आपने प्रॉपर रूल फॉलो करके बाइंग की, लेकिन फिर भी आपका एसएल गया। या फिर आपने देखा होगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हो और आप वेट करते हो कि थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा। और जैसे ही मार्केट थर्ड टैप के लिए करने के लिए है, आपने यहाँ पे एंट्री की होगी और फिर भी आपका एसएल गया होगा। थर्ड केस के अंदर क्या होगा कि आपने, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो आपने ईएमए भी लगा के रखा होगा चार्ट के ऊपर, 9 का, कोई 15 का, ऐसे। और जैसे ही यहाँ पर प्राइस आई वैसे ही आपका जो ईएमए है वो आपको ऐसे बुलिश साइन दिखाता है, ऐसे यहाँ से ऐसे करता करता आया और यहाँ पे जाने के बाद आपका ईएमए है वो उसकी डायरेक्शन ऐसे बुलिश दिखाई देती है। जैसे ही आपकी डायरेक्शन बुलिश हुई वैसे ही आपने यहाँ पर अपना ऑर्डर है वो यहाँ पर क्या हुआ, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने एक सपोर्ट लेवल भी आ गया, यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया, यहाँ पर आपका ईएमए भी दिखा दिया। तो ऑल टोटल जो चीज़ें आपको दिखानी थी मार्केट को, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई और उसके बेस के ऊपर आपने ट्रेड की। या फिर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है तो यहाँ पे आपने कोई बुलिश कैंडल भी देख ली होगी कि यहाँ पे बुलिश कैंडल कोई हैमर वगैरह बन रहा है और उसके ऊपर एंट्री प्लान कर ली होगी, या फिर यहाँ पर वॉल्यूम भी देख लिया होगा। और ये सारी चीज़ें देखा आपने, सारे रूल फॉलो किए, सारा डिसिप्लिन आपने फॉलो किया, प्रॉपर जगह आपने एंट्री प्लान किया, लेकिन फिर भी आपका एसएल हिट हो जाता है। तो होता क्यों है? तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब पहले केस के अंदर आपने प्रॉपर रूल फॉलो किए, डिसिप्लिन फॉलो किया, लेकिन फिर भी आपका एसएल है वो मार्केट ने ले लिया। तो अब आपका जैसे ही बाइंग के अंदर एसएल हिट हुआ तो अब आपके माइंड के अंदर क्या सोच आएगी? जाहिर सी बात है, ये सोच आएगी कि अब मार्केट है वो कॉल के अंदर नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा पुट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल वाले के एसएल है मार्केट ने ले लिया और आपने कॉल के अंदर ट्राई भी किया था, आपका एसएल है वो हिट हो चुका है। तो ये सोचकर अब आप पुट के अंदर ट्रेड प्लान करते हो। लेकिन पुट के अंदर ट्रेड बनाते कैसे हैं? मैक्सिमम रिटेल प्लेयर्स पुट के अंदर कैसे ट्रेड प्लान करते हैं? तो उनको ये सिखाया जाता है कि एक सपोर्ट लेवल होता है, उसका जब भी ब्रेकडाउन आए तो वहाँ से फिर मार्केट के अंदर गिरावट आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको बताया जाता है कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट है वहाँ से जो बायर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और जैसे ही प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करती है, यानी अपने को क्लियरली पता रहता है कि यहाँ पर बायर्स है वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए और सेलर्स है वो बायर्स के ऊपर हावी हो गए, यानी अभी बायर्स की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। तो उनको सिखाया जाता है कि ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन जैसे ही आएगा तब अपन को फिर सेलिंग प्लान करती है, क्योंकि बाइंग के अंदर तो जा रहा नहीं है मार्केट, तो मार्केट जाएगा अब सेलिंग के अंदर। और ये सोचकर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के ऊपर काफ़ी सारे रिटेल प्लेयर्स है वो सेलिंग करते हैं। और वो करते कैसे है? यहाँ पर कोई भी ऐसे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई या फिर मरूबुजो कैंडल बन गई, उसके ऊपर का ऐसा रख के और यहाँ तक का टारगेट प्लान करते हैं, स्विंग के लो तक का। या फिर कोई भी डिसिप्लिन ट्रेडर भी है तो वो स्विंग के ऊपर तक का ऐसा रख कर और ये ट्रेड है उसको प्लान करते हैं। लेकिन फिर उनके साथ होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक ऐसा मिटिगेशन जोन होता है जिसको टैप करने के लिए प्राइस आ रहा है, और प्राइस जैसे ही इस मिटिगेशन जोन को टैप किया प्राइस के अंदर एक बाउंस आ जाता है। यानी यहाँ पर जो रिटेल प्लेयर्स है उनको बाइंग के अंदर भी पहले ट्रैप कर दिया, फिर वो जैसे ब्रेकडाउन के ऊपर सेलिंग किया और
उनके अंदर भी उसको ट्रैप कर दिया और फिर उनकी डायरेक्शन के अंदर ही बड़ा मोमेंटम आ गया और वो देखते ही रह गए, उनकी आंखों के सामने 1500 पॉइंट का मोमेंटम आ गया और वो दोनों साइड ही यहाँ पे कॉल के अंदर भी ट्रैप हो गए, पुट के अंदर भी ट्रैप हो गए और इस मोमेंटम को राइड भी नहीं कर पाए। अब बाई चांस अगर कोई तुक्का ट्रेडिंग कर रहा है और वो बंदा इस मोमेंटम को राइड कर रहा है तो वो भी इस मोमेंटम को पूरा राइड नहीं कर पाता है और वो बीच में ही कट कर देता है, वो भी तुक्का ट्रेडिंग करने वाले। बाकी डिसिप्लिन वाले तो यहाँ पर बाइंग के अंदर भी हिट हो गया उसका एसएल और सेलिंग के अंदर भी उनका एसएल है वो हिट हो जाता है। और फिर मार्केट क्या करता है कि एक ऐसे मिटिगेशन जोन के ऊपर आता है जिसको टैप करने के लिए प्राइस आ रही है और फिर अगेन ऊपर चला जाता है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर पहले कॉल के अंदर मार्केट को ले गए, बड़ा अमाउंट डालकर और लोगों को ट्रैप कर लिया, फिर बड़ा अमाउंट डालकर वो पुट के अंदर ले गए और यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप कर लिया। और ये जो बाइंग आई इसके अंदर मैक्सिमम जो रिटेल प्लेयर्स है वो एंटर ही नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार एसएल हिट हो चुके हैं तो उनका डर है वो इस तरफ जाने ही नहीं देता है। और मान लो अगर कोई गिना चुना गया तो भी वो ज़्यादा इसको होल्ड नहीं कर पाता है और फिर प्राइस वापस नीचे आता है और लोगों को अगेन ट्रैप करता है और फिर अगेन ऊपर चला जाता है। तो ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है कि बड़े अमाउंट डालकर लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फिल होते हैं, क्योंकि आप देख लो मैक्सिमम जो ऑर्डर होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट डालकर वो यहाँ से लोगों को ट्रैप करते हैं और बड़ा अमाउंट डालकर ही लोगों को यहाँ पर ट्रैप करते हैं। और अब आप देख लो इतना बड़ा अमाउंट अगर कोई लगा रहा है, अब मान लो आपका एलआईसी फंड है, बैंक है या फिर कोई भी हेज फंड है, इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा है तो वो ऐसे कोई मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर फिबोनाची के बेस के ऊपर तो लगा नहीं रहा होगा, उसको प्रॉपर नॉलेज होगा तभी लगा रहा होगा। अगर आज तक अगर वो फिबोनाची के ऊपर या फिर सपोर्ट के ऊपर या फिर आपके ईएमओ के ऊपर लगा रहा होता तो अब तक कब का ही एलआईसी फंड बंद हो गया होता। और आप देख लो म्यूचुअल फंड भी आपको जो रिटर्न है वो दे रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट से ही रिटर्न निकाल के दे रहा है आपका, या फिर एफडी पे आप पैसे डाल रहे हो वो भी स्टॉक मार्केट से निकाल के दे रहा है आपको। तो अब देख लो उनके पास कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि अगर मान लो उनके पास मार्केट के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता तो वो आपको रिटर्न्स रेगुलरली नहीं निकाल के दे पाते और कब की उनकी दुकान है वो बंद हो चुकी होती है। लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं और उनके पास वो चीज़ें हैं तो अपन वो चीज़ें डायरेक्ट तो ट्रैक नहीं कर सकते लेकिन उनके फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और वो ट्रैक कर सकते हैं एक जोन की मदद से। और वो जोन है यहाँ पर कोई भी मिटिगेशन या फिर ऑर्डर ब्लॉक है या फिर ऑर्डर फ्लो है, उस जोन को ट्रैक करके आप उनके फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकते हो और फिर यहाँ से वो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। अब इसकी साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर हुआ क्या है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना और इसको फील करने की कोशिश करना। तो देखोगे यहाँ से बड़ा अमाउंट डालकर लोगों को मैनिपुलेट किया गया, जाहिर सी बात है बड़े अमाउंट के बिना यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पे बड़ा अमाउंट डालकर यहाँ पर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाया गया और ये जितने भी बायर्स यहाँ पे बाइंग के लिए जा रहे थे उनके सबके एसएल है वो यहाँ पे लगाए गए और जैसे ही एसएल उनके हिट हुए तो कुछ लोगों ने एग्जिट किया और कुछ लोग फिर उनके माइंड के अंदर आ गया कि मार्केट है वो कॉल साइड के अंदर नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा पुट के अंदर। तो ये सोचकर अब ये जो बायर्स है वो यहाँ पे पुट की पोजीशन बना रहे थे और कुछ नए सेलर्स है वो ऐड हो गए। तो यानी जितने भी रिटेल प्लेयर्स हैं उनकी सोच हो गई अब सेलिंग की। तो जैसे ही उनकी सोच सेलिंग की हुई, इंस्टीट्यूशन की जो काम है वो था बाइंग का, तो आपने की सेलिंग, उन्होंने की बाइंग, दोनों के ऑर्डर फिल हुए, उनकी डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम आ गया और आपको ट्रैप कर लिया गया। अब ये वाली जो पोजीशन है ये चल रही थी हेज करके और विदाउट एसएल, तो अब यहाँ पर आप देखोगे इनको ये पोजीशन लॉस में चल रही है। अब इसको ब्रेक इवन पे कट करने के लिए वापस प्राइस को फिर नीचे लाया जाता है और जैसे ही प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे एक ऐसा मिटिगेशन जोन होता है जहाँ पे प्राइस को मीट करना होता है। तो जैसे ही प्राइस इस मिटिगेशन जोन पे आई वहाँ से अगेन वो ऊपर चली जाती है और ये वाली जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे ब्रेक इवन पे कट हो जाती है। आपने एफआईआईज और डीआईज के डेटा अगर आपको रीड करने आते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशन के जो भी डेटा है वो वन साइड होते हैं और वो इसीलिए होते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे हर बार ट्रैप हो रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप मान लो इस राइड के अंदर भी आ गए, यानी यहाँ पर अगर आपने बाइंग भी की है तो यहाँ पर जब ये मिटिगेशन ब्लॉक को मीट करने के लिए आए तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो यहाँ पर आप डर के मारे एग्जिट कर ही देते हो। और यहाँ पर अगर कुछ नए सेलर्स भी ऐड हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल गया ये वो, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे करके इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर है वो आपके अगेंस्ट के अंदर रहते हैं और आपको ट्रैप करके एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है हर बार और आप उस मोमेंटम को राइड भी नहीं कर पाते हो, आपकी आंखों के सामने आता है। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं चार्ट के ऊपर। तो ये देखोगे निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब आप देखोगे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये ऐसे कैंडल कम शो हो रही है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप देखोगे कितना प्यारी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया था। सेम यहाँ देखोगे बाइंग दिखाया, यहाँ पे देखोगे करीबन कितने पॉइंट की बाइंग आई है, ये आपका सपोर्ट एरिया है और यहाँ से बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे देखोगे ये करीबन आपको 500-600 पॉइंट
600 पॉइंट की यहाँ पे बाइंग आई है। अब बाइंग आने के बाद अगेन मार्केट नीचे आया, तो अभी आपके सोच क्या आएगी कि सपोर्ट से बाइंग आ रही है, अगेन आपने यहाँ पे बाइंग की और अब क्या आ रही है, बाइंग आई है करीबन 1000 प्लस पॉइंट की। अब आपके माइंड के अंदर सीधा सीधा आ गया कि मार्केट है वो जाएगा कॉल साइड के अंदर। थर्ड टैप के लिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही हुआ, यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, या फिर आप जैसे ट्रेड कर रहे थे आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार यहाँ पे सपोर्ट भी बन गया, तो आप इस सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे बाइंग करते हो और मार्केट हो जाता है यहाँ पे क्लोज। अब जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, आपका बाइंग ऑर्डर आपने BTST के अंदर ले गए या कैसे भी आपने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डाल दिया होगा, फिर क्या करता है मार्केट, दूसरे दिन खुलता है गैप डाउन। अब जैसे गैप डाउन खुला, आपकी BTST हो गई फेल, आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर आपका बाइंग ऑर्डर स्टॉप लॉस के अंदर तब्दील हो गया, यहाँ पर आपका SL है वो ले लिया गया। अब जैसे ही SL ले लिया गया, आपकी सोच क्या रहती है कि मार्केट गैप डाउन खुला है, अब नीचे जाएगा, या फिर कोई न्यूज़ उसका सहारा देती है आपको, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर का SL रख के ये ट्रेड है, यहाँ से अगर एग्रेसिव ट्रेड करते हो सुबह वाली कैंडल के अंदर, तो ऐसे ट्रेड करोगे और टारगेट डाल दोगे नीचे का, लेकिन मार्केट ऊपर आता है, आपका SL है वो ले लेता है। अब मान लो अगर आप ये गैप फिल के ऊपर ट्रेड प्लान करते हो कि मार्केट है ऊपर आके गैप फिल करे तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा, तो अगेन आप देखोगे यहाँ से आपको सेलिंग दिखा रहा है और ये अगेन आपको इधर SL है वो ले लिया। अब मान लो आपने इधर भी नहीं की, तो आप क्या करते हो, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड प्लान करते हो। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आपका SL कहाँ पे रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वो टारगेट रहेगा नीचे तक का। अगेन आपका SL यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपन होकर ले लिया, तो आप देखोगे हर बार आपको सेलिंग के अंदर बिठाया, मार्केट कॉल साइड के अंदर गया और आप देखोगे आप इस कॉल वाले मोमेंटम को राइड भी नहीं कर पाए और आपके जो सेलिंग के ऑर्डर थे उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन के बाइंग के ऑर्डर ईजिली फिल हो गए। अब फिर देखोगे ये पोजीशन इसको ब्रेक इवन पे कट करना था उनकी, क्योंकि ये मैनिपुलेशन उनका किया गया था। अभी देखोगे यहाँ से, तो अब ये चल रही थी विदाउट SL, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चल रही है विदाउट SL, तो यहाँ पर मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। अब ये चल रही है विदाउट SL। अब ये इतना ऊपर जाने के बाद उनको लॉस होना शुरू हो गया, अब लॉस हो रहा है तो उनको ब्रेक इवन पे कट करना था। तो यहाँ पर देखोगे ये एक मिटिगेशन वाला जोन है, ये देखोगे ये एक PY है जिसको टैप करने के लिए प्राइस आया और अगेन यहाँ से कॉल साइड के अंदर गया। अब देखोगे यहाँ से इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ, अगेन ये यहाँ पर आया, उससे पहले आपको मैनिपुलेट किया गया और आपको ट्रैप किया गया, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फिल हुए, यहाँ पे ब्रेक इवन पे कट हुई ये पोजीशन और आप देखोगे कितना प्यारा मोमेंटम आ गया। और ये वाला जो मोमेंटम है वो देखोगे करीबन कितने पॉइंट का आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यार एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे ये आ गया करीबन 5662 पॉइंट का, और आप देखोगे करीबन 10,500 पॉइंट इंडेक्स यहाँ से कॉल साइड के अंदर मोमेंटम दे दिया और आप इस ट्रैप का हिस्सा बन के रह गए। आप देखोगे ये वाला इतने दिन तक आपको ट्रैप किया गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप इसको समझ नहीं पाए, आप हमेशा सेलिंग के अंदर गए। ये देखोगे ये 5% का मोमेंटम है, 21 दिन तक आपको ट्रैप किया गया और यहाँ पर देखोगे ये पूरा मोमेंटम आ गया है उसके बाद में, और आप इस ट्रैप के अंदर ही रह गए। अब ये यहाँ से देखोगे ये गिरावट आई थी, तो अप एंड डाउन ट्रेंड का आप इसको देख लेना, आप ट्रेंड का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ट्रेंड के अंदर आप देखोगे उससे पहले भी आप देखो बैंक निफ्टी का पुराना चार्ट, तो यहाँ पे देखोगे ये बाइंग आ रही थी, ये बाइंग आ रही थी, ये बाइंग आ रही, अगेन अगेन बाइंग आई। जैसे ही आपने यहाँ पे बाइंग की, मार्केट खुला गैप डाउन, वही सेम, जैसे गैप डाउन खुला आपका SL हिट हुआ, अगेन आपने मान लो यहाँ से सेलिंग की या फिर यहाँ से की होगी या फिर यहाँ पे इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से की हो गई, अगेन आपका SL है वो मार्केट ने ले लिया। अब जैसे ही मार्केट ने आपका SL ले लिया, तो अब आप देखोगे ये इतना पूरा ट्रैप करने के बाद अगेन मार्केट है वो इसको टैप करने के लिए आया, और जैसे ही इसको टैप करने के लिए आया आप देखोगे एक ही दिन के अंदर कितने पॉइंट का मोमेंटम आ गया यहाँ पर, एक या 2 दिन के अंदर मान लो, यहाँ से देखोगे करीबन 4000 पॉइंट का मोमेंटम आ गया केवल और केवल 2 दिन के अंदर, और उससे पहले आप देखोगे कितना ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया गया। तो ऐसे आपको ट्रैप किया जाता है और फिर एक्चुअल मोमेंटम आता है, और उस मोमेंटम को आप राइड भी नहीं कर पाते हो डर के मारे, और क्यों आपका 2 बार 3 बार ऐसा जा चुका होता है उसकी वजह से। तो ऐसे आप देखोगे मार्केट के अंदर ऐसा होता है हर बार। अब चलिए इसको समझाता हूँ कि बचना कैसे है आपको। तो अब ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको FVG का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो FVG क्या होता है? तो FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। जब कभी भी प्राइस के अंदर एक अप मूव, बड़ा अप मूव आता है, तो उस केस के अंदर आप देखते हो कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच के अंदर प्राइस के अंदर एक गैप सा रह जाता है, और इसी गैप को बोलते हैं FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई है उन दोनों के बीच के अंदर आपको गैप है वो दिखाई देगा। तो ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर आपको FVG है वो नीचे की तरफ मार्क करना है, और अप ट्रेंड के अंदर आपको FVG है वो ऊपर की तरफ मार्क करना है।
तो आप ऐसे रूल के अंदर लिख लो कि अप ट्रेंड के अंदर आपको करना क्या है कि फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो, जब इन दोनों के बीच के अंदर अगर आपको गैप मिले, यानी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो है उनके बीच के अंदर अगर आपको गैप मिले, तो वहाँ पर आपको एफवीजी मार्क कर लेना है। डाउन ट्रेंड के अंदर आपको क्या मार्क करना है, तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में अगर आपको गैप मिले तो आपको फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके अंदर कैंडल का कलर है वो मैटर नहीं करता है, इस प्रकार आपको एफवीजी है वो मार्क कर लेना है। अगर ये मीट हुआ, जैसे मान लो थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल, मतलब थर्ड कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो, अगर ये मीट हो गया तो यहाँ पर इस केस के अंदर आपका एफवीजी है वो वैलिड नहीं होगा। तो इस केस के अंदर आपको उसके नीचे वाली जो कैंडल है जहाँ पे एफवीजी बना है वहाँ पर एफवीजी मार्क करना है, यानी ऐसे मीट हो गया तो उसको एफवीजी मार्क नहीं करना है, आपको ऐसे वैलिड एफवीजी ढूंढना है। यानी दोनों के बीच के अंदर गैप रहना चाहिए, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, वो वहाँ पर चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर भी अगर आपका मान लो थर्ड कैंडल का लो है और फर्स्ट कैंडल का हाई है, अगर ये मीट हो गया तो ये आपका वैलिड एफवीजी नहीं होगा। इस केस के अंदर अगर आपने एफवीजी गलत मार्क कर लिया तो आपका फिर ऑर्डर ब्लॉक भी गलत हो जाएगा। तो आपको यही देखना है कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के बीच के अंदर यहाँ पर गैप है या नहीं है, और डाउन ट्रेंड के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई है उन दोनों के बीच के अंदर गैप है या नहीं है। अगर गैप है तभी आपको वैलिड एफवीजी है वो मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको अप ट्रेंड के अंदर एफवीजी कहाँ पे फाइंड करना है। तो अप ट्रेंड के अंदर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एफवीजी है वो फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट के अंदर आपको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई देगा, एफवीजी भी दिखाई देगा, लेकिन आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करना है तो आपको ट्रेंड के साथ में चलना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लो अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है ताकि आपको गलती होने के चांसेस कम रहे। यानी इम्पल्सिव करेक्शन आया तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क कर लेना है। डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एफवीजी कहाँ पे फाइंड करना है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपको लोअर हाई के पास के अंदर एफवीजी फाइंड करना है और उसी के ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। यानी अप ट्रेंड के अंदर आपको नीचे एफवीजी फाइंड करना है और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ऊपर की तरफ एफवीजी है वो फाइंड करना है। तो इस प्रकार आपको एफवीजी फाइंड करना है। अब चलिए बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि अप ट्रेंड के अंदर लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है, समझ रहे हो, और डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट जो बाइंग कैंडल है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। और इन दोनों के बीच के अंदर ऐसे नीचे एफवीजी होना चाहिए तभी आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड होगा। यानी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको एक अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है और डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट जो बाइंग कैंडल है वो आपको देखनी है और उसके ऊपर आपको एफवीजी देखना है। और ये दोनों चीज़ें अगर आपने देख ली तो आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो मिल जाएगा। अगर मान लो इस केस के अंदर क्या होता है कभी कभी कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपने यहाँ पे देख ली कि लास्ट सेलिंग कैंडल और बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, पर कई कई बार क्या होता है कि मान लो यहाँ पर आपका जो एफवीजी है वो मिला हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेना है। यानी यहाँ पर तो आपका एफवीजी है नहीं, अब आपका एफवीजी कहाँ पर है, तो आपका एफवीजी है यहाँ पर। तो इस केस के अंदर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये रूल भी आप लिख लेना, क्योंकि अगर रूल नहीं पता रहेगा तो आप गलतियां करोगे और आप ऑर्डर ब्लॉक है वो इसको मार्क कर लोगे, जबकि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। आप यहाँ पे एंट्री के लिए वेट करोगे लेकिन प्राइस यहाँ से ही गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, क्योंकि इसके नीचे एफवीजी नहीं है, एफवीजी है यहाँ पर। तो इस केस के अंदर ऐसे एफवीजी शिफ्टिंग वाला रूल है वो भी होता है। अगर मान लो ये ऐसे है यहाँ पर गैप तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट उसको ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्क कर लेना। तो इस प्रकार आपको ये रूल ध्यान रखने हैं। पहला रूल तो ये है कि अप ट्रेंड के अंदर लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट जो बाइंग कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, और अप ट्रेंड के अंदर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो उन दोनों के बीच के अंदर गैप रहता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और डाउन ट्रेंड के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई है उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसके अंदर कलर मैटर नहीं करते हैं। तो ऐसे आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी चार्ट के ऊपर सबसे पहले मार्क करना है। अप ट्रेंड के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि अप ट्रेंड के अंदर आपको नीचे की तरफ एफवीजी फाइंड करना है और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ऊपर की तरफ एफवीजी फाइंड करना है। तो इस प्रकार आपको चार्ट के ऊपर फाइंड करने हैं इस वीडियो के बाद के अंदर। अब चलिए चार्ट के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है और कहां पर देखोगे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ये अपना एफवीजी था, यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस है प्राइस के अंदर मिल गया। यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर टैप करने के बाद प्राइस के अंदर एक बाउंस मिल गया। और यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करने के बाद प्राइस के अंदर एक बाउंस मिल गया। यहाँ पर देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करने के बाद प्राइस के अंदर एक बड़ा बाउंस है वो आ चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करने के बाद प्राइस के अंदर एक बाउंस आया है। उसके बाद में आप और आगे चलोगे चार्ट के अंदर तो ये देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है और ये अपना एफवीजी है।
प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया और इसको टैप करने के बाद प्राइस के अंदर एक बाउंस आ गया। अब ये न्यूज़ की वजह से ऐसे होता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, वो आगे मैं आपको बताता चलूँगा। फिर यहाँ पे देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और प्राइस इसको टैप करने के बाद ऊपर चला गया। और फिर यहाँ पे देखोगे ये अपना वॉल्यूम इम्बैलेंस है और इसको टैप करने के बाद प्राइस के अंदर एक बाउंस आ गया। और फिर यहाँ पे जाने के बाद में क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया और यहाँ पर आपको देखोगे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके नीचे एफ था जिसको टैप करने के बाद प्राइस के अंदर ये गिरावट आ गई। फिर अगेन आप देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ तक प्राइस है वो आई नहीं। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, यानी कई कई बार प्राइस आती भी नहीं है और नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना देती है, तो प्राइस फिर नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाती है। तो यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इसको स्वीप किया, अगेन प्राइस के अंदर डाउन मूवमेंट आ चुका है। फिर यहाँ पे देखोगे ये बहुत स्वीप हो गया, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर देखोगे यहाँ से मिड वाले एफ से अब की बार यहाँ पे मिड वाले एफ से ये गया है और फिर अगेन आप देखोगे यहाँ से भी ये मिटिकेशन से गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखोगे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से गया है, लेकिन अभी वो अपना कंसेप्ट नहीं है, अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फोकस करो, लेकिन आप देखोगे हमेशा वो वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक से या लिक्विडिटी वॉइड्स, गैप इम्बैलेंस, इन्हीं से जा रहा है, कोई नया वो नहीं कर रहा है और बस आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, प्राइस इसको टैप करने के बाद गया। और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे प्राइस के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, प्राइस इसको टैप करने के बाद ऊपर चला गया। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऊपर काम किया, उसके बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से नीचे से काम किया। फिर देखोगे प्राइस के अंदर एक बड़ी गिरावट आ गई, यानी जो प्राइस का ट्रेंड है वो डाउन हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर यहाँ पे जाके उसका ऐसे लेके अब की बार और फिर आया। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होगी हाई टाइम फ्रेम पे या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैप भी होते हैं कई कई बार। लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर केस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है वो काम करता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक की जगह रिजेक्शन ब्लॉक काम किया है। कई कई बार क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक आपको पूरा कैंडल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसे ऐसे विक वाला प्रीवियस कैंडल की अगर ये हाई स्वीप करके और फिर ये विक बनती है, तो आपको केवल और केवल ये कैंडल की विक है उसको मार्क कर लेना, और जैसे ही प्राइस उसके मेन थ्रेशोल्ड पे आए तब आप अपनी एंट्री है वो प्लान कर सकते हो। तो इस केस वाले के अंदर क्या हुआ, इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, तो ऐसे देखोगे ये रिजेक्शन ब्लॉक से गई है। ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद रिजेक्शन ब्लॉक भी आता है, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिजेक्शन ब्लॉक काम करता है। तो ये रिजेक्शन वाली मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा, अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, और ये रूल भी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी लिखा दूंगा इसको भी। रूल तो लिखाना बाकी है। बाकी आप देखोगे ये रिजेक्शन ब्लॉक है, प्रीवियस कैंडल को अगर स्वीप करके देन कैंडल देखोगे यहाँ से ऐसे क्लोज कर दिए, तो यहाँ पर आप इतनी बड़ी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क ना करके केवल विक को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, प्राइस विक को टैप करके गिरेगा। यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक से गया है। फिर क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफ है, प्राइस इसको टैप किया, देन यहाँ पे बाउंस आ गया। फिर क्या है, यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना एफ है, प्राइस इसको टैप किया एंड अगेन यहाँ पे देखोगे प्राइस के अंदर बाउंस आ गया। फिर क्या था, यहाँ पर देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफ है, प्राइस इसको टैप करने के बाद अभी ये बाउंस दिया है। अभी देखोगे करंट यहाँ पे मार्केट है वो क्लोज किया है, और यहाँ पे और इसको और अच्छे से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था, ऊपर भी देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखोगे 4 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे एफ है, प्राइस यहाँ को टैप करने के बाद एक फॉल है वो दिया। तो ये देखोगे हर डायरेक्शन के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक है वो मिल जाएंगे, एफ मिल जाएंगे, कहीं वॉल्यूम इम्बैलेंस मिल जाएगा, गैप इम्बैलेंस मिल जाएगा, और प्राइस उन्हीं को ही टैप करके बाउंस देती है या फिर नीचे या ऊपर जाती है। अभी यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फ्लो है, कहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड्स है, कहाँ पे गैप इम्बैलेंस है, कहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर होती है, कोई नया नहीं कर रहा। आप इस स्ट्रक्चर को उठा के देखना आज 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके, और इस चार्ट को आप देखना, हर बार वो देखोगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के बाद में कैसे जा रहा है, हर बार कोई नया नहीं कर रहा। ऑर्डर ब्लॉक नीचे आया बॉस, ऑर्डर ब्लॉक नीचे आया बॉस, ऑर्डर ब्लॉक नीचे आया बॉस, बॉस के बाद अगेन नीचे आया अगेन बॉस, तो ऐसे करते करते ही जा रहा है। बट आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक से ही वो हर बार जा रहा है, और आपको यहाँ पे देखोगे ये वाली जो जगह है इन सब पे ट्रैप करता है। यहाँ पे देखोगे ट्रैप किया अगेन बाउंस आ गया, ट्रैप किया अगेन बाउंस आ गया, और आप इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, ना कि इसका। तब आज की वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। बाकी धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक है, रिक्लेम ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, इसके अलावा ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड्स, वो सारी चीज़ें अलग अलग है, उनके कंसेप्ट सब अलग है। यहाँ पे देखोगे ये रिजेक्शन ब्लॉक से गिरा है, तो ऐसे हर बार ये देखोगे ये कैंडल का स्वीप किया, तो यहाँ पर आपको पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे केवल आप अगर विक को भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो भी आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या था, आपका रिजेक्शन ब्लॉक। ये रूल मैं अभी आपको लिखाऊंगा, और देखोगे रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करने के बाद चला गया। तो ऐसे आपके मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक ये सब कुछ काम करते हैं। अब चलिए ये रूल है आप लिख लीजिए,
कि अगर ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है उसका विक कब लेना है आपको और पूरी की पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कब करना है। तो सबसे पहले आप लिखो कि अगर विक कब लेनी है आपको, तो अगर ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस कैंडल को स्वीप करे तो ओनली विक को आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि ये प्रीवियस कैंडल है, इसको ऑर्डर ब्लॉक ने स्वीप कर लिया, तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, केवल ये वाली जो विक है उसको ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्क कर सकते हो। प्राइस क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप करके फिर गिरावट देगा। यानी यहाँ पे क्या करेगा प्राइस, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके मेन थ्रेशोल्ड को ऐसे टैप किया, देन प्राइस के अंदर एक फॉल है वो आ जाएगा। ये देखो कि यहाँ से ऐसे जाएगा, प्राइस को टैप करने के बाद ऐसे गिरावट आ जाएगी। ये तो बात हो गई यहाँ पर डाउन ट्रेंड की। अभी ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर देखो कि ये वाली जो कैंडल है पहले यहाँ से ऐसे ऊपर गई है, यानी बायर्स अपना डोमिनेशन दिखा रहे थे, लेकिन सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी होकर इस कैंडल को यहाँ पर लाके क्लोजिंग कर दिया। और ऐसे करते ही क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी एसएल है वो मार्केट ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, तो इसलिए प्राइस को यहाँ पर ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इस विक से ही यहाँ पे प्राइस के अंदर गिरावट आ गई। समझ रहे हो मेरी बात। सिमिलरली यहाँ पे अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो इस अप ट्रेंड के अंदर भी क्या होगा, अगर प्रीवियस कैंडल को ये स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दे तो आपको केवल विक को ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्क कर लेना है। जैसे देखो कि ये वाली जो विक है इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। प्राइस क्या करेगा, इस विक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के लिए आएगा और फिर उस विक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप करके ही प्राइस के अंदर बाउंस है वो आ जाएगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा कि एक तो आपका एसएल पूरा ऑर्डर ब्लॉक का रहने वाला था, जैसे यानी यहाँ पे पूरा ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर लिया और एक देखा कि यहाँ पे स्वीप हुआ है, तो उस केस के अंदर आपका एसएल है वो छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात आप। अब चलो चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ। चार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो, ये देखोगे ये वाली जो कैंडल है इसने इसको स्वीप किया, तो देखोगे डिटो इसको टैप करने के बाद यहाँ से ही प्राइस के अंदर एक गिरावट आ गई। यहाँ पे देखोगे ये वाली जो कैंडल, आप एक तो ऐसे पूरे कैंडल को यहाँ पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, जैसे ये पूरी कैंडल है इसको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, और एक क्या किया, केवल इतना सा रूल आपको पता था कि ये वाली जो अगर स्वीप करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दे तो आपको विक को ऑर्डर ब्लॉक ले लेना है। बस ये रूल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी मैंने एक रूल देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ये वाली जो कैंडल है इन पूरे स्विंग को ही यहाँ पे स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी और उसके नीचे एफ भी बनाया। तो ये वाला जो एक तो आप पूरी कैंडल को, देखो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, एक तो ऐसे आप इस पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, और केवल आपको इतना सा नॉलेज है, एक रूल आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर ऐसे इस केस के अंदर आपको पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी सी कैंडल को आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। यानी केवल मेन थ्रेशोल्ड वाले जो पार्ट है ना, यानी ये वाली रिजेक्शन जो है ना, वहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक को ले जाना है, ताकि क्या होगा कि आपका एसएल छोटा हो जाएगा। अब एक तो देखोगे आपका एसएल है, अगर इस कंडीशन में ये रूल अगर आपको पता है तो आपका जो एसएल है वो कितना छोटा हो गया। यहाँ से देखो कि ये वाला जो मेन थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर आप एक तो एंट्री प्लान करोगे, यानी ये वाला मेन थ्रेशोल्ड है इसके ऊपर आप एंट्री प्लान करते हैं, तो आपका एसएल रहता है कितना, केवल 300 पॉइंट का। ठीक है, अगर आपको ये रूल पता नहीं होता, यानी यहाँ पर आपको ये रूल मैंने आपको यानी बताया नहीं है, फिर आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करते, इस पूरी कैंडल को ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, और प्राइस के अंदर क्या था, यहाँ पर आप इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के बाद आप एंट्री प्लान करते। देखो जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया, यहाँ पर आपने ऐसे शॉर्ट किया, और यहाँ पर ये देखोगे ये एसएल बन रहा है कितना, 800 पॉइंट का। तो ऐसे आपका एसएल है वो रिफाइन हो जाता है, अगर आपको ये रूल पता होता है तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, केवल विक को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है, जिससे आपके एसएल छोटा हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपकी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट तो आएगा ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, लेकिन क्या है कि पहले वो आपको यहाँ पे परेशान करेगा। इतनी बड़ी बाइंग आएगी तो पहले आपको लॉस दिखाएगा, और लॉस भी इतना बड़ा रहता है, अगर मान लो इतना ऊपर ही इधर से निकल गया तो 800 पॉइंट का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे आपको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके फिर ट्रेड है वो प्लान कर लेनी है ये रूल की मदद से। अब चलिए बात करते हैं कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिफाइन कैसे कर सकते हो आप। तो रिफाइन का मतलब क्या हुआ, रिफाइन का मतलब हो गया छोटा करना, यानी आप बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो वहां पर आपका एसएल भी बड़ा रहेगा, और उसको ही ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते चलोगे तो वहां पर आपका एसएल है वो छोटा हो जाएगा। यानी कि आप छोटे एसएल के साथ बड़ा रिवॉर्ड है वो कैसे ले सकते हो, तो वो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 आवर का अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, तो वहाँ पर आपकी जो कैंडल की साइज है वो 4 आवर के हिसाब से कितना बड़ा आपका एसएल है वो बनेगा। यानी यहाँ पे मान लो आपका 150 पॉइंट का एसएल बन रहा था, वहीं आपने 15 मिनट पे उसको रिफाइन कर लिया, और 15 मिनट का आपको एक और ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल है। तो यहाँ पे 4 आवर के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है उसके अंदर आपको 15 मिनट पे भी मिलेगा, 5 मिनट पे भी मिलेगा। तो ऐसे आप 4 आवर से 15 मिनट के ऊपर जाओगे तो आपका एसएल है वो और छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे मान लो 100 पॉइंट का हो गया। और फिर जैसे ही 5 मिनट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपका एसएल और छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे मान लो 50 पॉइंट का हो गया। फिर मान लो 1 मिनट के ऊपर, 3 मिनट के ऊपर जैसे जैसे गए तो वैसे वैसे आपका एसएल है वो छोटा होता जाता है।
या फिर आपको डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है, तो जैसे यहाँ पे देखोगे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको आपको रिफाइन करना है तो आप डायरेक्ट इसको बिना टाइम फ्रेम को शिफ्ट किए हुए भी ऐसे नीचे वाली कैंडल के ऊपर ले जा सकते हो। इससे आपका एसएल है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा और ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे मार्क हो जाएगा। अदरवाइज आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, फिर यहाँ पे आपने देखा 15 मिनट का भी मिलेगा, यहाँ पे 5 मिनट का मिलेगा, तो ऐसे आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो। अब इसको चार्ट के ऊपर और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये और भी क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे क्या था, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक की वजह से यहाँ पर है बाइंग है वो आई है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आई, प्राइस के अंदर बाउंस आ गया, फिर अगेन देखोगे ये बाउंस आया, तो ये यहाँ पे क्यों आया, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब यही ऑर्डर ब्लॉक आपको रिफाइन करते हुए चलना है, तो मैं इसको मार्क कर दिया। अब देखोगे 4 आवर के हिसाब से इसका जो एसएल है वो बन रहा है कितने पॉइंट का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये देखोगे 150 155 पॉइंट का एसएल है वो यहाँ पे बन रहा है। अब सिमिलरली आप सीधा यहाँ से 15 मिनट के अंदर गए और यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, तो 15 मिनट के अंदर आपने देखा कि 15 मिनट के अंदर भी वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखोगे 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है। 30 मिनट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे 30 मिनट के अंदर भी आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको दिखाई देगा, यानी हर टाइम फ्रेम पे आपको ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 मिनट के अंदर जाओगे तो 5 मिनट का भी आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है वो दिखाई देगा, और आप देखोगे डिट्टो मार्केट ने उस 5 मिनट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गए, यानी एक तो आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ तक, वहीं अगर आपने इसको रिफाइन किया और इसके जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये देखोगे ये टैप नहीं हुआ था, अगर आपने इसको ऐसे मार्क कर लिया, जैसे मान लो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और इसका मैं आपको एक हाई है उसको मार्क कर देता हूँ। ये देखोगे ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पर ये देखोगे थर्ड कैंडल का लो, इसके टैप करने के बाद में ये इतना ऑर्डर है वो अभी भी फिल नहीं हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक इतना सा बचा हुआ था, यानी ये पूरा यहाँ पे देखोगे वैसे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने के बाद गया, लेकिन ये इतना ना इसको ये छोड़ दिया था, यानी ये टैप नहीं हुआ था, यानी यहाँ पे ब्रेकवे गैप रह चुका था। तो अब आपका ऑर्डर ब्लॉक एक तो यहाँ पे 4 घंटे का इतना बड़ा बन रहा था और एक यहाँ पे आपने रिफाइन किया 5 मिनट पे, तो वही ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे इतना छोटा बन चुका है। अब देखोगे मैं इसकी पावर आपको दिखाता हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा हो चुका है, मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, आप देखोगे डिट्टो वही लेवल आएगा जहाँ से प्राइस के अंदर बाउंस मिला था। अब इसको आगे एक्सटेंड करो, ये देखो, देखा फ्रैक्टल की पावर, यानी एक तो आपका एसएल बन रहा था 150 पॉइंट का और यहाँ पे आप देखोगे कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, केवल और केवल यहाँ से जैसे टैप करने के लिए आया और आपका एसएल रहेगा केवल और केवल यहाँ से। देखो अगर आपने यहाँ पे एफवीजी पे भी एंट्री ली है तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक केवल 30 पॉइंट का, यानी जो 150 पॉइंट का एसएल है वो यहाँ पे 30 पॉइंट के अंदर बदल गया, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। अब यहाँ पे 4 आवर के अंदर आप देखोगे तो 4 आवर के अंदर आपका वो ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, ये इतना बड़ा, और यही आप 5 मिनट के अंदर देखोगे तो वो ऑर्डर ब्लॉक आप रिफाइन करने की वजह से इतना छोटा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और आपका एसएल है वो छोटा हो गया। और देखोगे एकदम पिन पॉइंट डिट्टो मार्केट उसी को टैप करने के लिए आया, प्राइस इसको टैप किया, तुरंत ही यहाँ से आप देखोगे कितना मोमेंटम है वो दे दिया। यहाँ पर आप मोमेंटम की बात करो तो निफ्टी के अंदर इसने दे दिया करीबन, यहाँ से टैप करने के बाद कितने पॉइंट का मूवमेंट, 408 पॉइंट का मूवमेंट। तो आप देख सकते हो इस प्रकार आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिफाइन करना आ गया होगा। अब अगर मान लो इनसाइड का स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जैसे ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर 5 मिनट या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो उस केस के अंदर आप 5 मिनट और 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर इनसाइड के अंदर बन गया तो मिड वाले एफवीजी को वो टैप करने के लिए आएगा और उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को आप मार्क करके रख सकते हो। वरना क्या होगा, आप जैसे 1 आवर के ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को मार्क करोगे, कुछ केस के अंदर तो चला जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस के अंदर वो अंदर जाकर 5 मिनट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए जाएगा और फिर वहाँ से प्राइस के अंदर बाउंस आएगा। समझ रहे हो, यानी बड़ी इनसाइड का बन गया तो उसके मिड वाला एफवीजी मार्क करके डायरेक्ट उसके अंदर एंट्री प्लान कर लेना और इतना बड़ा एसएल ना देने के बजाय छोटे से एसएल के अंदर ट्रेड करना। समझ रहे हो मेरी बात। अब चार्ट के ऊपर थोड़ा समझाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब ये वाला जो कैंडल है इसको आप देखो, ये वाला जो कैंडल है इसको देखो आप पहले, तो ये देखोगे इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे, ये देखोगे इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास में, यानी ये पूरी की पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे एफवीजी है। एक तो आप ऐसे पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, या फिर इसके मिड के अंदर जो एफवीजी है उसको ही जैसे छोटा करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो ये वाला मिड वाला एफवीजी है ना वो आपको काम में आ जाएगा। जैसे 15 मिनट के ऊपर गए तो आप देखोगे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी 1 आवर के अंदर 15 मिनट पे भी ये देखोगे ऑर्डर ब्लॉक है, देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी प्राइस इसको टैप करके चला गया, यानी इतना बड़ा एसएल को आप ऐसे छोटा कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं अगर आपको समझ में नहीं आया, तो ये वाला जो एग्जांपल है ये देखोगे ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है और उसके बीच के अंदर ये एफवीजी भी है, ये देखोगे ये छोटा सा एफवीजी है
और इस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इसको रिफाइन कर सकते हो। कैसे? जैसे ये मान लो 1 आवर का है, तो आप जैसे 5 मिनट 15 मिनट पे जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे जितना छोटा जा सकते हो उतना छोटा जाके उसका एसएल है वो आप छोटा कर सकते हो। अब देखो, एक तो ये यहाँ पर आप इस ऑर्डर ब्लॉक के बेस के ऊपर ट्रेड प्लान करते, और एक ये देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये देखोगे एक एफवीजी है जो टैब नहीं हुआ, ये देखोगे ये एफवीजी है जो टैब नहीं हुआ, प्राइस इसको टैब करने के लिए आती है, देन यहाँ से जाती है। तो एक तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लान करके यहाँ पे फंसो, या फिर यहाँ पे जाके एक्सट्रीम पीवाई पे अपनी ट्रेड है उसको प्लान करो, वो आपके हाथ में है। तो ये होता है रिफाइन करना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। अगर बड़ा यहाँ पर बड़ी कैंडल है उसके अंदर एफवीजी बन जाता है, तो वो एकदम लास्ट वाले एफवीजी पीवाई पे जाएगा। निफ्टी के अंदर भी दिखा देता हूँ, अभी मान लो इसके अंदर तो तुक्का लग जाएगा। निफ्टी के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे को कहीं पे ये एग्जांपल मिला तो ये देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरी की पूरी यहाँ पर 1 आवर की कैंडल है, ये देखोगे क्या है 1 आवर की कैंडल। अब इसके अंदर आप देखोगे आपका जो एसएल है ना, वो आप जैसे मान लो एक तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, मतलब मेरी बात समझो, आप एसएल को ऐसे रिफाइन करना सीखोगे ना तो छोटे से एसएल के अंदर बढ़िया रिवॉर्ड निकालोगे। अब देखोगे एक तो ऐसे ट्रेड प्लान करोगे और इसके अंदर आपका 180 पॉइंट का एसएल बनेगा और ये टारगेट रहेगा, यानी यहाँ पे देखोगे यहाँ तक मार्केट गया तो 1:3 मिलेगा आपको, लेकिन एसएल देखोगे 180 पॉइंट का बन रहा है। वहीं आप इसको रिफाइन करोगे, जैसे मान लो 5 मिनट या 15 मिनट पे जिस पे भी आपको मिले ना उसके अंदर इसको रिफाइन करो, तो एसएल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया आपको, ये देखोगे शिफ्टिंग वाला रूल मैंने आपको सिखाया था, ये देखोगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये उसके ऊपर एफवीजी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के ऊपर से ही गया है, यानी ये देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी 5 मिनट के ऊपर। चलो और रिफाइन करो इसको, कहाँ गया वो, ये रहा। अब देखोगे 5 मिनट के अंदर गए तो ये देखोगे 5 मिनट का मैं इसको रिमूव करता हूँ एक बार, तो ये देखोगे 5 मिनट का भी यही ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ये देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है जो टैब नहीं हुआ था, प्राइस इसको टैब करने के लिए आई और चली गई। इससे पहले वाले सारे पीवाई टैब होके गए थे, तो ये एक लास्ट पीवाई था प्राइस के अंदर। अब ये या तो आप ऐसे 1 आवर के हिसाब से इतना बड़ा एसएल रखोगे, या फिर समझदारी वाली बात ये है कि आप 5 मिनट के ऊपर जाके और उससे एकदम कम से कम एसएल रखोगे। ये देखोगे ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इतना सा एसएल रखोगे, 30 पॉइंट का बन रहा है और एक बन रहा था 180 पॉइंट का, और वही पूरा टारगेट आप लोगे जो टारगेट आपको लेना था 1:3 वाला ही, वही 1 आवर के हिसाब से, यानी एसएल आपका रहेगा 5 मिनट के हिसाब से, टारगेट रहेगा आपका 1 आवर के हिसाब से। तो ऐसे आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, एंड मेरे को लगता है कि आप इसी साल के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हर किसी बंदे के लिए नहीं है, ये पूरा एल्गोरिथम है, ये हेवी साइकोलॉजी वाले बंदों के लिए है, और आप भी उन बंदों में से एक हो, क्योंकि वीक पीपल इसको नहीं देख सकते हैं पूरा। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना कि भाई मेरे को ये डाउट है, मैं आपके डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे कंसेप्ट को इसी वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। और इस वीडियो का मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ नीलेश भाई को और माइकल जे डस्टन जी को, जिनकी मेहनत से मैंने ये सारी चीज़ें पेड कोर्स से सीखी और आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ आज। तो प्लीज़ इस नॉलेज की कदर करना और सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना। ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ लेना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, नोटबुक और कॉपी के अंदर नोटबुक और पेन के साथ इस वीडियो के नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसे जैसे वीडियो आएंगे आप पुराने वाले वीडियो को भूलते जाओगे और पुराने वाले कंसेप्ट को भूलते जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप नए कंसेप्ट सीखो और पुराने वालों को भूलो और फिर गलती करो मार्केट के अंदर और आपका स्टॉप लॉस जाए। इसलिए इस वीडियो के नोट्स जरूर बनाना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।